Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. Our first topic is with respect to Jubinda himself. Indian Express में आर्टिकल आया, No one can be like Jubinda. असम बिड्स फेयरवेल टू इट्स सुपरस्टार। देखिए, जुबिंदा का भी लास्ट राइट्स फाइनल क्रेमेशन तो अभी हुआ है नहीं, इसलिए अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं ब्रीफ में ही करूँगा। बस जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं कलेक्ट करके बता दूंगा आज और कल दोनों दिन। बहुत डिटेल में एनालिसिस नहीं करूँगा, ब्रीफ में एनालिसिस इसलिए मैं करके रख देता हूँ तो ताकि साल के अंत में मुझे रिवाइज़ भी तो कराना है, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। इसके लिए मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोग अभी तो देखेंगे भी नहीं ये एनालिसिस, लेकिन बाद में वो कलेक्ट होता रहेगा तो इट विल बी हेल्पफुल। तो लेट मी फिनिश माय जॉब रैपिडली क्विकली। मैं फैक्चुअल चीज़ें आज के एनालिसिस से, आज के न्यूज़पेपर से, आज और कल यानी कि मंडे को, तो वैसे भी आपको पता है कि मंडे को मैं संडे के भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ले लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेता हूँ। तो आज और कल के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो अखबारों में, जो प्रीलिम्स में या मेंस में आ सकते हैं, उनको मैं कवर कर लूँगा। पहली खबर ऑफकोर्स जुबिंदा से रिलेटेड है। असम और पूरे भारत से, असम एंड बियॉन्ड से लोग इकट्ठा हो रहे हैं इन ऑर्डर टू बिड गुड बाय टू आइकॉनिक सुपरस्टार जुबिंदा। एक और खबर निकल करके आ रही है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैज रजिस्टर्ड जुबिंदास फ्यूनरल एज 4th लार्जेस्ट ग्लोबल फ्यूनरल गैदरिंग, ओनली आफ्टर माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस एंड क्वीन एलिजाबेथ्स फ्यूनरल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट H1B वीज़ा एंट्री फ़ी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। H1B वीज़ा एक तरीके का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट कौन होता है? ऐसे लोग जो किसी दूसरे देश में टेम्पोररी तरीके से शिफ्ट होते हैं, जैसे कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, स्टडी या टूरिज्म के लिए, तो उनको कहा जाता है कि दे आर नॉन इमिग्रेंट, और उनको जो वीज़ा मिलता है उसको कहा जाता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। अमेरिका के अंदर जो लोग वहाँ पे वो जॉब करने के लिए जाते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उनको जो वीज़ा दिया जाता है वो होता है H1B वीज़ा। दिस वीज़ा इज़ गिवन बाय द US एडमिनिस्ट्रेशन टू द फॉरेन एक्सपर्ट्स। अमेरिका के लिए जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, जैसे भारत के लोग हैं, चाइना के लोग, उनको दिया जाता है ताकि वो वहाँ अमेरिका में जाएं और एक लिमिटेड समय के लिए काम कर पाएँ। जनरली जो एक्सपर्ट्स जिनको H1B वीज़ा मिलता है, दे बिलोंग टू द फील्ड्स लाइक IT, इंजीनियरिंग एंड साइंस। H1B वीज़ा होता 3 साल के लिए, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 6 ईयर्स। बहुत सारी जो टेक बेस्ड कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस, TCS, भारत की मैं बात कर रहा हूँ तो विप्रो, ये सब भारत से कई सारे अपने टेक्नोक्रेट्स को, एक्सपर्ट्स को अमेरिका भेजती हैं ऑन H1B वीज़ा, ताकि जाकर के वहाँ पे ऑफ साइट वो काम कर पाएँ, वहाँ की किसी बड़ी कंपनी को वो सर्विस दे पाएँ। तो दुनिया भर से अलग अलग देशों को H1B वीज़ा मिलता है, वहाँ के टेक बेस्ड एक्सपर्ट्स को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले देश हैं वो हैं इंडिया एंड चाइना। इनफैक्ट चाइना से भी ज़्यादा H1B वीज़ा भारत से अप्लाई किया जाता है, और चूँकि एप्लीकेशन ज़्यादा होता है उतनी अवेलेबिलिटी होती नहीं है वहाँ पे H1B वीज़ा की। दैट इज़ वाई वहाँ पे कोटा सिस्टम भी फिक्स किया हुआ है अलग अलग देशों का कि किस देश को कितना H1B वीज़ा मिलेगा। तो इंडिया कंसिस्टेंटली डोमिनेट्स इन H1B वीज़ा अप्रूवल, दूसरे नंबर पे है चाइना। बाकी देशों को भी H1B वीज़ा मिलता है, बट सबसे आगे यही दोनों देश हैं। अभी न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि US एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड दैट $1 लाख H1B वीज़ा फीस होगी। और ये $1 लाख पे किसको करना है? इन कंपनियों को पे करना है जो अपने टेक एक्सपर्ट्स को अमेरिका में भेजना चाहते हैं। तो पहले तो बोला गया कि $1 लाख H1B वीज़ा फीस होगी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया कि वन टाइम होगी या ईयरली होगी, तो उस कारण से काफ़ी पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट हो गया। बट बाद में द एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाइड कि दिस विल बी वन टाइम फीस
फॉर द न्यू एप्लीकेंट्स। जो पहले से हैं वहाँ पे H1B वीज़ा पे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो अब से H1B वीज़ा लेना चाहते हैं उनको $1 लाख H1B वीज़ा फ़ीस भरना होगा और वो सिर्फ एक बार देना होगा। जो करेंट H1B वीज़ा होल्डर्स विल नॉट बी चार्ज्ड। क्यों ये फ़ीस बढ़ाया गया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो उसके पीछे कारण उन्होंने सरल बताया है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टेक बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो अमेरिका के लोगों को मिले। बाहर के लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करने के लिए ये प्रोटेक्शनिस्ट वॉल या मेजर्स लगाया गया है बाय इंक्रीजिंग द H1B वीज़ा एंट्री फीस। भारत के ऊपर इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ऑफ कोर्स जो इंडियन प्रोफेशनल्स का डिमांड है अमेरिका के अंदर वो कम होगा। जो भारत के आईटी फर्म्स लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो जो पहले खूब सारे इंडियन एक्सपर्ट्स को वहाँ भेजती थी, नाउ दे विल शिफ्ट देयर हायरिंग स्ट्रैटेजी। अब वो कोशिश करेंगे कि वहाँ लोकल अमेरिकन्स को ही हायर करें। अब जब इंडियन एक्सपर्ट्स अमेरिका में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, वो अमेरिका में नहीं जाएंगे, तो अमेरिका से आने वाला रेमिटेंस भी कम होगा भारत के लिए। द रेमिटेंस इनफ्लो फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया विल कम डाउन। सो उसका हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ सकता है निगेटिवली। प्रेशर ऑन डोमेस्टिक जॉब मार्केट, भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो है ही पहले से। दिस में फर्दर बिकम अक्यूट क्योंकि अमेरिका के अंदर अब जो हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडियन एक्सपर्ट्स के लिए कम होंगी। सो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव जॉब सेक्टर इन इंडिया विल फेस इवन मोर स्टिफ कॉम्पिटिशन्स। और इंडिया यूएस के रिलेशन जो ऑलरेडी स्ट्रेंड हुए हैं हाल फिलहाल में बिकॉज ऑफ 50% टैरिफ, वो और ज़्यादा स्ट्रेन हो सकता है। तो डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, डोमेस्टिकली ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है। दिस H1B वीज़ा एंट्री फ़ी का जो इंक्रीमेंट है, इट में स्लो डाउन ब्रेन ड्रेन। जो भारत से कई सारे एक्सपर्ट्स अमेरिका जा रहे थे वो अब नहीं जाएंगे। हो सकता है वो भारत में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें। तो भारत में फिर एंटरप्रेन्योरशिप, टेक बेस्ड डेवलपमेंट को बूस्ट मिल सकता है। तो इट में स्लो डाउन द ब्रेन ड्रेन और उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो बच्चे मेंस का आंसर अभी लिखना चाहें वो इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएस ब्लैक लिस्ट ऑन फेंटानाइल। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। फेंटानाइल है क्या? एक सिंथेटिक ओपियोइड है। ओपियोइड मतलब अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, नशीला सब्सटेंस जिसको लेकर के लोगों को नशा होता है। अब कुछ तो नेचुरल ओपियम होते हैं, कुछ सिंथेटिक ओपियम होते हैं जो आप कह सकते हैं लैब्स में क्रिएट किए जाते हैं। उनको क्या कहा जाएगा? सिंथेटिक ओपियोइड। इट मिमिक्स सब्सटेंसेस लाइक ओपियम पॉपी प्लांट। उसके जैसा ही इसका इफेक्ट होता है बट ये सिंथेटिक नेचर का होता है। तो ओपियम जैसा ही इसका इम्पैक्ट होता है बट ये इसको लैब में क्रिएट किया जाता है। मेडिकल पर्पसेस भी है इसका। इट इज़ यूज्ड एज पेन रिलीवर इन मेडिकल इंडस्ट्री। इसके कंजम्पशन से इनिशियल यूफोरिया होता है, लोगों को अच्छा अच्छा महसूस होता है। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको एडिक्शन तो इसी कारण से होता है ना, स्टार्टिंग में तो जब वो लेते हैं तो उनको यूफोरिया महसूस होता है, बढ़िया महसूस होता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स हाईली एडिक्टिव। एडिक्टिव होने के कारण बहुत सारे लोग इसका ओवरडोज भी लेना शुरू कर देते हैं एंड दैट कैन बी फैटल। उस कारण से लोगों की डेथ भी हो जाती है। अमेरिका के अंदर फेंटानिल के ओवरडोज से होने वाली फैटेलिटी यानी कि डेथ्स पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही है, जिस कारण से द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट कंसर्न्ड। हजारों की संख्या में यंगस्टर्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ फेंटानिल ओवरडोज। उसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तैयार की जिसको नाम दिया गया है मेजर लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर एक्टिंग एज ड्रग ट्रांजिट फॉर सेवरल ड्रग्स स्पेशली फेंटानिल। उसमें 23 देशों के नाम मेंशन किए गए हैं जिसमें से भारत का भी नाम मेंशन है। भारत के अलावा पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान जैसे देश हैं। अब ये सीधा सीधा ये एलिगेशन नहीं लगाया जा रहा है इस लिस्ट की मदद से कि भारत फेंटानिल प्रोड्यूस करवा करके अमेरिका में स्मगलिंग कर रहा है, ऐसा एलिगेशन नहीं है। बट हाँ, ये इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया जा रहा है कि भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एबल टू कर्ब ड्रग्स स्मगलिंग स्पेशली फेंटानाइल। एंड इंडिया
या सॉइल ऑफ इंडिया इज बीइंग यूज्ड बाय द ड्रग पेडलर्स टू प्रोड्यूस या ट्रांजिट फेंटानिल और इट्स प्रिकर्सर केमिकल्स। तो ये इनडायरेक्टली भारत के मिस एडमिनिस्ट्रेशन या पुअर एडमिनिस्ट्रेशन का एलिगेशन है भारत सरकार के ऊपर या भारत के एंटिटीज़ के ऊपर। सीधा सीधा ये आरोप नहीं कि आप ड्रग बना रहे हैं, बेच रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप रोक नहीं पा रहे हैं, ये एलिगेशन है। सो प्रीलिम्स में आपसे नेचुरली चूंकि फेंटानिल हैज़ बीन इन न्यूज़, तो आपसे प्रीलिम्स में पूछ लेगा फेंटानिल है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फेंटानिल। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दादा साहब फाल्के अवार्ड हर साल दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा। इसको पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 1969 में by the government of India. It consists of Swarn Kamal, a cash prize of 10 lakh rupees, a silk roll and shawl. It is presented by President of India. The first recipient of Dada Saheb Phalke Award was Devika Rani in 1969. Dada Saheb Phalke जी कौन थे? तो दादा साहब फाल्के is the person who produced, wrote and directed India's first feature film, राजा हरिश्चंद्र। करंट न्यूज़ ये है कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल जी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, एपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है दादा साहब फाल्के अवार्ड के ऊपर प्रश्न। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूएनएससी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत। तो यूएनएससी हैज़ परमानेंट मेंबर्स ईच ऑफ विच हैज़ वीटो पावर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर विल बी 1A ओनली। ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड तो सीधा है, क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज होंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इट डज नॉट innovation index does not take care of only technological innovation but political and institutional innovation as well. That's all from our side for today. Thanks for watching.